हेलो टीचर्स। और जो हम आज वीडियो डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी नेक्स्ट फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम यूपी पीजीटी का जो 2019 में पेपर हुआ था उसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ वीडियो है। इससे पहले की 3 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टोटल लगभग 10 वीडियो में डाल चुका हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सोल्यूशन पर। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं पीजीटी के एग्जाम में, वो मैं उसके ऊपर 10 वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आप एक टेलीग्राम का लिंक का चैनल भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको पीडीएफ फाइल क्विज वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं 61 पे। वो कह रहे हैं सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का वैनिश हो जाता है x डिग्री सेल्सियस अब पर देन क्रिटिकल टेम्परेचर पर। वो वैल्यू x की क्या है, तो इसको याद रखें। किसी भी लिक्विड के क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर आप 6 डिग्री एक्स्ट्रा कर देंगे तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो नहीं बचता। आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, गामा इज इक्वल टू एम अपॉन डेंसिटी पावर 2/3 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है ए के इंटू टी। तो ये गामा जो 0 होता है ये कब होगा, जब टेम्परेचर जो होगा आपका वो 6 डिग्री एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, 6 डिग्री एक्स्ट्रा होगा। ये कैलकुलेशन जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तब ये रिजल्ट निकल के आता है। डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन है। चलिए, तो इस पर कोई खास एक्सप्लेनेशन मैं दे नहीं रहा। 62वां क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वो पूछ रहा है इनमें करेक्ट ऑर्डर क्या है डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी का। अब देखो लैटिस एनर्जी क्या है, आपने वैसे सभी ने पढ़ी होगी। लैटिस एनर्जी क्या है, जब एक कैटायन किसी एनायन के साथ मर्ज करता है तो एक आयनिक सॉलिड बनता है। मान लो एक ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है तो एक मेरे पास आयनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन यहाँ जो एनर्जी निकल के जाएगी वो कहलाएगी लैटिस एंथैल्पी यू नॉट। अब आप खुद सोचिए कि जब ये बॉन्ड बना रही हैं तब एनर्जी निकल के जा रही है। इसका मतलब साफ हो गया कि इनके बीच अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकल के जाएगी। अब स्मॉल साइज के एटम के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है अगर दोनों कैसे हों, स्मॉल साइज के हों। तो आप इन सब में देखें तो फ्लोरीन है, सबके साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हमें देखना है कि जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम में स्मॉल साइज किसका है। तो वी नो दैट कि टॉप टू बॉटम साइज घटता है। तो लिथियम का साइज क्या है, स्मॉल है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। टॉप टू बॉटम साइज जो होता है इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लिथियम का साइज क्या है, स्मॉल है। तो लिथियम और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगी देन सोडियम और फ्लोरीन, देन पोटासियम और फ्लोरीन, देन आरबी और फ्लोरीन। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाता है थर्ड। ठीक है, LINAKRBCS। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। तो अच्छा, ये मैं अभी आपको बता ही रहा था कि हम पीजीडी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम इस मॉलिक्यूल की। ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल की हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। नाइट्रोजन Cl2 में A बन रहा है और फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट B बन रहा है। तो वो कह रहा है A और B क्या है वो हमने पहचानने हैं। यहाँ पर A और B क्या है इस रिएक्शन में वो पहचानने हैं। देखो, मैं जो 12th क्लास में पढ़ा रहे होंगे वो भूल जाते हैं मैकेनिज्म, तो मैं बता देता हूँ। HCl और ZnCl2 एक रिएजेंट है जो यहाँ से सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल भेजेंगे Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव अटैक करेगा उस कार्बन पे जहाँ पॉजिटिव होगा। अब सिंपल सी बात है, पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए क्योंकि यही कार्बन जो है जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा और इसको यहाँ भेज देगा। तो आपके पास ये O नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है एज इट इज रहेंगे। ये वाला यहाँ था और यहाँ आपके लग गया क्लोरीन। हालांकि फिर ये HCl से H भी ले लेगा तो मैं मान लेता हूँ ये OH बन गया। आप इस तरह से मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए, क्योंकि इसमें साथ में क्या लिखा हुआ है, अभी A पूरा नहीं बना है, अभी फिर से रिएक्शन होगी। अब जब फिर से रिएक्शन हो जाएगी तो क्लोरीन नेगेटिव फिर आएगा और वो फिर इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस OH को चलता कर देगा। यानी कि इस कार्बन पे क्लोरीन पहले से था और इस पे भी आकर अब ये क्लोरीन जुड़ गया। ये आपका A बन गया। अब A का नाम क्या है, 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब देख लो 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन किस किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इन दो में से कोई आपका एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन है CN के साथ। ठीक है ना, CN के साथ तो मैं 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ साथ में, एक इसको रिप्लेस कर देगा और दूसरा इसको। तो आपके पास ये जो बना हुआ है, एक CN यहाँ लग जाएगा और दूसरा CN यहाँ लग जाएगा। ठीक है, हीटिंग भी हो गई। अब H2 और Ni के साथ रिएक्शन है, मतलब रिडक्शन। तो Cn क्या होता है, Cn होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। Cn क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जब इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन और Ni के साथ
तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ करके इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया CH2NH2, एक तो ये बन गया, और आपका यहाँ पर जो कार्बन था ये CH2NH2 आपका एक ये बन गया। तो 2 देन 3 4 5 6, तो ये बन गया आपका हेक्सामिथाइल और डाईएमीन। कॉमनली बोल दिया मैंने, वैसे तो हेक्सेन 16 डाईएमीन है, तो हेक्सामिथाइल डाईएमीन। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया। 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन आपका यहाँ बना ए, और बी जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, 1,6 हेक्सामिथाइलिन डाईमीन। यहाँ पर हेक्सा अमाइनोइक एसिड दे रखा था कुछ इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं साथियों। मैं थोड़ा सा जल्दी में कराऊंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर लिख दें, उस क्वेश्चन को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहे हैं कि एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा है बाय मिक्सिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन। देखो याद रखेंगे, एसिडिक बफर जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, और बेसिक बफर जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं। बफर सॉल्यूशन में एक बात ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। हमें लगता है बफर वो होते हैं जो पीएच को कांस्टेंट रखते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, जो पीएच को कांस्टेंट करके रखते हैं, पीएच को कांस्टेंट रखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जब उसमें, आपको पता होना चाहिए, जब उसमें थोड़ी सी मात्रा किसकी मिलाई जाएगी, थोड़ी सी मात्रा, अब मैं थोड़ा हिंदी में भी बताऊंगा, यानी कि थोड़ी सी मात्रा किसी एसिड या बेस की मिलाई जाए, किसी एसिड या बेस की मिलाई जाए, तो उनकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना, उनकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता। तो हमारे माइंड में एक परसेप्शन, एक अवधारणा बन जाती है कि भाई उनकी पीएच जो होगी वो 7 होगी, जबकि ये बात गलत है। पीएच कुछ भी हो, मान लो अगर पीएच 10 है तो 10 ही रहेगी, अगर मैं इसमें एसिड मिलाऊं तो, या मैं बेस मिलाऊं तो, इसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि अब ये पीएच 10 का मतलब तो बेस हुआ ना, तो इसलिए बफर आपके बेसिक भी हो सकते हैं या बफर आपके एसिडिक भी हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो कोई भी एसिड या बेस जो अपनी पीएच में चेंज ना होने दे वो बफर कहलाएगा। अब वो कह रहा है कि एसिडिक बफर बनते कैसे हैं, तो याद रखना वीक एसिड और उसका सोल्ट, इनसे बनते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई वीक एसिड ले लेता हूँ, एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड का सोल्ट क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया। तो ये आपके पास एसिडिक बफर बन गया। और बेसिक में क्या होगा, वीक बेस, तो वीक बेस प्लस उसका सोल्ट। तो वीक बेस एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ NH4OH, और इसका सोल्ट क्या होता है NH4Cl। तो ये एक बेसिक बफर है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, सोल्ट जो बनता है ये स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। ध्यान दें, वीक एसिड और सोल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, Na जो है NaOH का हिस्सा है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे यहाँ से जो Cl आया वो HCl आया है, इसलिए जब बेसिक बफर बनना होगा तो वीक बेस लेंगे, लेकिन सोल्ट जो बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड की मदद से बनाते हैं। ठीक है, चलिए 65 क्या कह रहा है, आपको SO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, ये डेल्टा HF नोट है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि S+O2 से जो हमारे पास SO2 बनता है, इसकी एनर्जी -297.5 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, कह रहे हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ 32 ग्राम ऑफ SO2, यानी कि अब SO2 के डीकम्पोजिशन में, ठीक है ना, और इसके वो भी 32 ग्राम में कितनी एनर्जी क्या होगी वो यूज होगी, वो ये बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। तो आप एक बात तो पहले ध्यान दो, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और वो पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। तो आप इस रिएक्शन को पलट दोगे, इसको अगर रिएक्टेंट बना दोगे और इसको प्रोडक्ट बना दोगे तो ये रिएक्शन होगी। तो आप इसका साइन बदल दो, आप इसका साइन क्या कर दो, बदल दो। इसको ऐसे समझिए, आपने पढ़ा होगा जब दो एटम आपस में मर्ज होते हैं और यानी कि वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ एनर्जी निकल के चली जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब आप सोचो, अगर ये एनर्जी जो निकल के गई है, अगर मैं इसको वापस दे दूं तो ये दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि बॉन्ड के बनने के दौरान निकलने वाली एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसके बराबर होती है, बस साइन बदल जाता है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, S और O2 को मर्ज करके जो कंपाउंड बनता है वहाँ इतनी एनर्जी निकलती है, तो इस SO2 को तोड़ने के लिए इतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी, बस साइन बदल दिया जाएगा। क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसका साइन नेगेटिव होता है और जब एनर्जी लगानी पड़ती है तो उसका साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है,
अब आप एक छोटी सी बात देखिए, तो यहाँ पर ये एनर्जी जो निकल रही है वो आपको दे रखी है जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। तो इसका मतलब कितना है कि 64 ग्राम SO2 का मोलर मास कितना है भाई, सल्फर होता है 32 और O2 होता है 32, तो 64 ग्राम जब SO2 तोड़ रहे हैं तो इतने ग्राम पर मोल की एनर्जी चाहिए। बात समझ में आई ना, इतने जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए, किलो जूल। तो 32 के लिए कितनी होगी, तो इसका आधा कर दो, सिंपल सी बात है, 297.564, ठीक है ना। अब अपॉन 64 इंटू, और 32 के लिए वो एग्जामिनर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो आधा कर देंगे हम। तो कितना आ जाएगा, अब आप देखो जल्दी से बताओ, 149.75, लेकिन प्लस में आएगा आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। रिएक्शन को बदल लिया हमने क्योंकि वो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 66 आपको कम दिख रहा होगा तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। कह रहा है कि एक आपके पास, पहले इसको समझ लीजिए ट्रांस इफेक्ट होता क्या है, मैं इसको बता देता हूँ ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। देखो ट्रांस इफेक्ट आप ऐसे समझ लीजिए, मान लो मेरे पास Na और मेरे पास 4 क्लोरीन है, मेरे पास क्या है 4 क्लोरीन है, और मैं इस पे अमोनिया लगाना चाह रहा हूँ। पहले मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, अमोनिया। तो मान लेता हूँ मैं इस क्लोरीन को हटाकर अमोनिया लग गया। क्वेश्चन तो आप बाद में समझोगे, पहले आप टॉपिक समझ लीजिए जिस पर ये क्वेश्चन है, फिर आपको ये फटाफट से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास लग गया अमोनिया और अब मेरे पास है क्लोरीन, लेकिन अब मैं फिर से अमोनिया डालना चाह रहा हूँ। तो अब बात ये है, अमोनिया डालने पर ये क्लोरीन हटेगा, ये क्लोरीन हटेगा या ये क्लोरीन हटेगा, तो वो डिपेंड करेगा इन दोनों के नेचर पर। अमोनिया और क्लोरीन में क्लोरीन की पावर अपने ऑपोजिट ग्रुप को हटाने की ज़्यादा होती है। मैंने क्या बोला, क्लोरीन और अमोनिया में अमोनिया की पावर, क्लोरीन की पावर अपने से ऑपोजिट ग्रुप को हटाने की पावर ज़्यादा होती है। तो अमोनिया नहीं हटा पाएगा ये इस वाले क्लोरीन को, ये क्लोरीन पहले हटा देगा, तो ये अमोनिया उस क्लोरीन की जगह लेगा। तो मेरे प्यारे टीचर्स अब ये बता दीजिए ये प्रोडक्ट कैसा बना, सिस बन गया। कैसा बन गया, सिस। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इस बार मेरे पास सपोज करो सारे अमोनिया लगे हुए हैं, सब क्या लगे हुए हैं, अमोनिया लगे हुए हैं, और मैं यहाँ पर क्या मिलाना चाह रहा हूँ, क्लोरीन मिला रहा हूँ। मैं क्या मिला रहा हूँ, इस बार क्लोरीन मिला रहा हूँ। तो कोई सी भी एक आप हटा दो, सपोज करो ये वाली हट गई, तो क्या बन जाएगा आपका NH3 Ni NH3 NH3, और ये आपका आ गया क्लोरीन, और मैं फिर से अमोनिया मिला रहा हूँ। तो अब आप फिर बताओ अमोनिया में और क्लोरीन में किसका इफेक्ट ज़्यादा बताया मैंने ग्रुप हटाने का, क्लोरीन का। तो क्लोरीन इसको हटा देगा, और क्या बनेगा यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर क्लोरीन डालूंगा, क्लोरीन मिला था ना पहले भी, तो ये क्लोरीन इस अमोनिया को हटा देगा, तो इस अमोनिया की जगह यहाँ क्लोरीन आएगा। और देखो इस बार जो मेरे पास प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ये देखो ट्रांस बना। क्या बना, ट्रांस बना। तो अपने से ट्रांस पोजीशन पे उपस्थित ग्रुप को हटाने की पावर ट्रांस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर में लिख देता हूँ, देखो CO CN NO2 ब्रोमीन, ठीक है ना, उसके बाद आता है आपका क्लोरीन, फिर आता है अमोनिया, ऐसे याद रखेंगे, देन वाटर, ये आते हैं आप ऐसे याद रख लो। ठीक है, अब वो यही कह रहा है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमोनिया इन प्लेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की जगह, ठीक है ना, लिगेंड विल फास्टेस्ट। तो कौन सा लिगेंड इस क्या करेगा, अमोनिया की जगह क्लोरीन को लगाएगा। ठीक है, तो जहां पर आप देखो ये ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है, CO CN NO2 का इफेक्ट जो है बाकी सबसे ज़्यादा है, तो ये CN आपको यहाँ पर दे रखा है ना, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए प्लेटिनम के साथ एक तो साइनाइड है और बाकी 4 कौन है, क्लोरीन, 3 क्लोरीन है। अब मैं यहाँ पर अमोनिया लगाना चाह रहा हूँ, तो ठीक है ना, अब इसमें एक मेरे पास साइनाइड है, तो अब ये साइनाइड क्या करेगा, क्लोरीन को फटाफट यहाँ से हटा देगा, क्योंकि साइनाइड का इफेक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक वाटर दे रखा है, वाटर का तो क्लोरीन से भी कम है, देखो ये रहा, वाटर का तो क्लोरीन से भी कम, वो तो हटा ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, और बाकी में सारे में ये दे ही रखे हैं, क्लोरीन दे ही रखे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें साइनाइड का इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, साइनाइड अपने सामने वाले ग्रुप को फटाफट हटा देगा, देखेगा ही नहीं कौन सा ग्रुप उसके साथ जगह आकर जुड़ रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस ऑर्डर को आप याद रखिए, CO CN NO2 ब्रोमीन क्लोरीन अमोनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है।
ठीक है ना। एक आपके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने वाली, ठीक है ना। तो एक कम से कम एनर्जी चाहिए होती है किसी रिएक्शन को पूरा होने के लिए या प्रोडक्ट में बदलने के लिए, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जिस पीक पे हाईएस्ट एनर्जी होती है जिस पे रिएक्शन होनी है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। हालांकि ये पीजीटी के लेवल का इस तरह का क्वेश्चन नहीं था। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड को घटा देता है और वो एक नए रास्ते से रिएक्शन को कराता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड कम होती है, ठीक है। तो ये जो है ये वाली जो है ये ई ए डैश है, यानी कि एक कैटालाइज्ड रिएक्शन है और ये अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। उसके बाद कह रहा है 68 क्वेश्चन में कह रहा है एक मिक्सचर हम लिए, हमने वेपर लिए, एक तो एसिटिक एसिड का लिया और दूसरा फॉर्मिक एसिड का लिया और मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री पर हीट कर दिया। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, वैसे आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा होगा और हालांकि एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा होगा। एसिटिक एसिड और हम क्या ले रहे हैं, फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं और MnO की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं। तो देखो यहाँ से CO2 और ये तो CO2 ये निकल के चलेगी CO2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से, ये वाटर भी निकल के यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, CH3COH, क्या बचा देखो आपके पास CH3C देन O और ये आपके पास क्या बचा यहाँ पर H बचा। तो ये क्या है, ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो एसिटल्डिहाइड है। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, एसिटल्डिहाइड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, या आपने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा और आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा, 12th में भी है ये, ठीक है ना। ICSE बोर्ड में ये है, CBSE में नहीं है ये वाली रिएक्शन, ISE बोर्ड में ये रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एज पर द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्डिंग ऑफ डाई मोलिकुलर और बॉन्डिंग फॉर डाई एटॉमिक मोलिक्यूल द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सपेक्टेड फॉर। तो देखो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, पहले हम क्या करते हैं, मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। पहले आप इलेक्ट्रॉन देखो, 2 कार्बन में कितने होंगे, 2 कार्बन में होंगे 12, ठीक है। 1 कार्बन और ऑक्सीजन में 6 और 8 कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसमें 2 नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन दोनों की तो आयोनाइजेशन एनर्जी का सीन है ही नहीं, तो वैसे ही कैंसिल हो गए, कंपेयर ही नहीं होंगे। इसमें कितने होंगे, 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलो देख लेते हैं। देखो एनर्जी की वैल्यू वहां कम होगी जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ऊपर जाएंगे, ज्यादा ऊपर मतलब एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो जिसमें एनर्जी जो बहुत दूर होंगे न्यूक्लियस से, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो 12 वालों में देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, मैं यहाँ बना लेता हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये आपने पढ़ाए हैं ना, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब ये 1s 2s से ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह से ऑर्बिटल क्या करे होंगे, बनाए होंगे, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास आ गए पी के ऑर्बिटल आ गए। किसके आ गए ये, अब हमारे पास पी के ऑर्बिटल आ गए, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ये पढ़े हैं ना आपने। उसके बाद इसी तरह से पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये जो डब्बे हैं, ये वाले डब्बे किससे मिलके बनते हैं, ये बनते हैं पी ऑर्बिटल से। 3 इधर पी ऑर्बिटल होते हैं और 3 पी ऑर्बिटल यहाँ होते हैं। उम्मीद आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी बच्चों, सॉरी टीचर्स, नहीं तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर किसी को याद ना आए तो 1 1 1 1 2 1 2 1 डब्बे बनाने हैं, 1 डब्बा यहाँ, 1 डब्बा यहाँ, फिर 1 डब्बा 1 डब्बा, फिर 2 डब्बा 1 डब्बा और 2 डब्बा 1 डब्बा। ये ऑर्डर आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखो इसमें मुझे 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 12 भर देता हूँ मैं। 2 यहाँ भरे गए, 2 यहाँ भरे गए 4, 2 यहाँ भरे गए 6, 2 यहाँ भरे गए 8। हंट्स रूल से पहले 1 1 भरा जाएगा, 8 9 10 11 12। अब देखो ये मैंने नाम क्या बताया, पाई 2px, और इसका नाम क्या बताया मैंने, पाई 2py, और ये था आपका सिग्मा 2pz। तो ये तो बिना स्टार वाले हैं। जो नीचे की तरफ होते हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ये वाले, ये नीचे वाले कौन से हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर वाले ये जो हैं, ये हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बहुत दिनों से स्टडी से आउट ऑफ टच हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
तो 12 इलेक्ट्रॉन हमारे चले गए। अब 14 भी भेज लेते हैं, तो 2 ही तो भेजने एक्स्ट्रा, तो वो मैं ऊपर भेज देता हूँ। तो ये भैया 14 वाले के भी बॉन्डिंग में गई, इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग में गई। अब जरा NO आ जाओ, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 6 8 10 12 14 हम भेज चुके हैं। 15वां गया स्टार वाले में, इसका नाम था पाई स्टार 2px। अब देखो ये एंटी बॉन्डिंग में गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपका आंसर डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग से निकालना आसान है। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। दिस इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। देखो सिल्क आपका नेचुरल है, सिल्क जो होता है वो कैसा है? नेचुरल है। वुड आपको ये भी पता है, ये भी कैसा है आपका? नेचुरल है। ठीक है, और नेचुरल रबर तो साथियों नेचुरल ही है। तो आपका आंसर क्या आ गया? रेयन। रेयन आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ये वूल का सब्सटीट्यूट है। वूल मतलब सिल्क का सब्सटीट्यूट है। सिल्क में हमने थोड़ा सा चेंज करके हम क्या बनाते हैं? रेयन बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये 70 क्वेश्चन बहुत हैं। 70 के बाद के क्वेश्चन हम कल करेंगे, तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल से जरूर